नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देश की राजनीति, सुरक्षा और आस्था तीनों आज सुर्खियों के केंद्र में है। एक तरफ पीएम मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव के दौरान शिव साधना करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से नीतीश राणे अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। उनके विवादित बयान से देश भर में घमासान मचा हुआ है और इन सब के बीच में देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी आई है कि आईएसआई मॉड्यूल के खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। सोमनाथ में पीएम की शिव साधना आपको दिखाएंगे आगे कि कैसी रही। नीतीश राणे ने कौन सा वो विवादित बयान दे दिया है जिसकी वजह से सियासत भड़क गई है। इसके साथ ही आईएसआई कनेक्शन के पीछे आखिर किसकी साजिश थी, ये 3 बड़ी खबरों का सबसे बड़ा विश्लेषण हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। खबर ये कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो गए हैं और 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ है। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने ज्योतिर्लिंग का कुंभाभिषेक किया। देश के 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया गया। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक किया गया है। सोमनाथ मंदिर में भव्य एयर शो का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव के दौरान शिव साधना करते हुए नजर आए। उन्होंने महापूजा और जलाभिषेक किया, जिसमें 11 पवित्र स्थलों के जल से जलाभिषेक किया गया। पीएम मोदी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा से पहले पीएम ने एक रोड शो किया और सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया, जो मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। पीएम के स्वागत के लिए मार्ग के दोनों ओर कलाकारों ने भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 75 सालों के पुनर्निर्मित मंदिर के उपलक्ष्य में पूजा की और एयर शो भी देखा है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना की, जहां प्रधानमंत्री मग्न नजर आए हैं। पीएम मोदी का रोड शो भी दूसरी तरफ देखने को मिला है। कलाकारों ने इसे और भव्य बनाया है। सरदार पटेल को भी प्रधानमंत्री ने नमन किया है और सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 साल इसी के साथ पूरे हो गए हैं। सोमनाथ मंदिर में विशेष साधना। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। इस दौरान 11 पवित्र स्थलों के जल से कुंभाभिषेक किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजा अर्चना की गई। सोमनाथ मंदिर में त्रिशूल थाम करके महादेव की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। आपको बताएं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है और चंद्रदेव की तपस्या से ज्योतिर्लिंग की यह मान्यता जुड़ी हुई है। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है और भगवान शिव की चंद्रदेव ने तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद सोमनाथ नाम पड़ा। बार बार टूटा, लेकिन आस्था कभी नहीं टूटी और मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने लूटा भी। महमूद गजनवी का हमला सबसे ज्यादा चर्चित रहा, जो कि 1000 ईस्वी में किया गया था। 17 बार यहाँ पर आक्रमण किया गया, लेकिन हर बार मंदिर दोबारा बना दिया गया। भारतीय संस्कृति की दृढ़ता का प्रतीक है ये। समुद्र किनारे स्थित होने का भी अपना खास महत्व ये मंदिर रखता है। मंदिर की दिशा और ऊर्जा को लेकर के मान्यताएं हैं। सोमनाथ मंदिर समुद्र के ठीक किनारे बसा है। इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम भी है। सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विकास के संरक्षण में सक्रिय रहते हैं। सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की गति को उन्होंने धार दी। जूना सोमनाथ परिसर का पुनर्विकास भी किया और नए हाईवे एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी भी उन्होंने करवाई है। अब 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम कहा जाता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को। 11 मई 1951 को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। पुनर्निर्मित मंदिर के साथ स्थापित किया गया और प्राचीन शिवलिंग गजनवी ने तोड़ दिया था। जैसे मैंने आपको जानकारी भी दी कि 1000 ईस्वी में हमले किए गए। 17 बार गजनवी की तरफ से हमले किए गए थे। प्राचीन शिवलिंग के हवा में तैरने की मान्यता है। प्राचीन शिवलिंग चुंबकीय प्रभाव से स्थिर बना रहता है। तो प्रधानमंत्री आज ट्रस्टी होने के नाते और इसी के साथ सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ पहुंचे हुए थे, जहां पर उनकी तरफ से पूजा अर्चना की गई, विशेष अनुष्ठान किया गया, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से रोड शो भी किया गया और ये भव्य तब और ज्यादा हो गया जब लोक कलाकारों ने इसमें 4 चांद लगा दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को भी नमन किया है। 75 वर्ष हो चुके हैं मंदिर के पुनर्निर्माण को। 1951 में यहाँ पर एक बार फिर से
जब स्थापना की गई थी भगवान शिव की, तो उसके साथ साथ पुनर्निर्माण भी किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी नित्यानंद जुड़ गए हैं। नित्यानंद, काफी अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आस्था में लीन नजर आए, वहां से उन्होंने संदेश भी दिया और इसी के साथ साथ पुनर्निर्माण के जो 75 साल पूरे हुए हैं उसकी भव्यता अनोखी रही। जी बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में पहुंचे थे, जहां अमृत महोत्सव में शामिल हुए थे। सोमनाथ मंदिर को जो पुनर्निर्माण हुआ था उससे आज 75 वर्ष पूरा हो गया, यानी 11 मई 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था और उससे आज 75 वर्ष हो गए। और आज एक भव्य अमृत महोत्सव का आगाज किया गया सोमनाथ मंदिर में, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। इसमें दो चीजें मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी, एक तो कुंभाभिषेक और दूसरा बाबा का जलाभिषेक। कुंभाभिषेक की बात की जाए तो 11 पवित्र स्थलों के जल से कुंभाभिषेक प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जहां जो श्रद्धालु तो थे ही, देश के हर कोने के जो देशवासी हैं उनकी नजर उस मौके पर वहां थी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री द्वारा सोमनाथ और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को दोनों में आपस में जोड़ा, क्योंकि आज काशी में भी सीएम योगी का दौरा था, जहां प्रधानमंत्री पूजा ने शुरुआत की गई प्रधानमंत्री द्वारा। उसके बाद विश्वनाथ मंदिर में भी सीएम योगी द्वारा सोमनाथ से आए जल से बाबा का जलाभिषेक किया गया। तो आज का दिन बेहद खास था। खास तौर पे बात की जाए तो जब हेलीपैड से प्रधानमंत्री का काफिला निकला, एक रोड शो निकाला गया 1.5 किलोमीटर लंबा, जहां भारी संख्या में लोग थे और उत्साहित थे। हर हर महादेव जय श्री राम के नारे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद वहां पे कुंभाभिषेक किया गया, बाबा का जलाभिषेक पूजा पाठ विधि विधान से किया गया और सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र बना, जहां श्रद्धालु उत्साहित हुए, वो मंदिर पे पुष्प वर्षा का था, जहां वायुसेना ने अपना प्रदर्शन दिखाया और मंदिर पर पुष्प वर्षा भी की गई। तो आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक है, क्योंकि आज के दिन 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को। बिल्कुल, एक तस्वीर जहां देखने को मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ में, काशी विश्वनाथ में भी पूजा अर्चना का ये कार्यक्रम किया गया। आनंदीबेन पटेल भी वहां पर पहुंची हुई थी, जैसा आपने जानकारी दी है कि बनारस के लिहाज से भी आज का दिन ये बेहद खास रहा है। लेकिन दोनों को कनेक्ट करने के पीछे की मंशा क्या रही? ये देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ मंदिर है। और आज का दिन, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 75 वर्ष हो चुके हैं वहां के पुनर्निर्माण को। साथ ही साथ काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र है और ऐसा कोई भी मौका नहीं होता, चाहे वो काशी हो चाहे किसी भी स्थान से, जहां प्रधानमंत्री काशी की बात ना छेड़े या काशी का जिक्र ना करें। इसीलिए यही वजह है कि दोनों ज्योतिर्लिंग को आपस में जोड़ा गया, जहां जल का आदान प्रदान भी किया गया। जहां सोमनाथ में 11 पवित्र तीर्थ स्थलों का जो जल था उससे कुंभाभिषेक और जलाभिषेक किया गया, तो वही काशी विश्वनाथ धाम में भी बाबा का सोमनाथ से आए पवित्र जल से रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया गया। दोनों ज्योतिर्लिंग को जोड़ने का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं काशी के जो श्रद्धालु, जो बाबा के भक्त हैं, जो सोमनाथ जाते आते हैं, वहां से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को जोड़ने का काम भी किया गया। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ धाम में भी प्रधानमंत्री ने जब पूजा पाठ अनुष्ठान की शुरुआत की तो लाइव प्रसारण किया जा रहा था। प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े थे और मंदिर में उस दौरान सीएम योगी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ जो दर्शनार्थी थे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उन्हें भी डिजिटल तरीके से दिखाया और सोमनाथ मंदिर का दर्शन कराया। बिल्कुल, देखिए महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार यहाँ पर हमले किए। ना मंदिर ने अपनी भव्यता खोई और ना ही प्राचीनता खोई है। आज भी यहाँ पर मान्यताएं अनेक हैं और जो कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाता है वो सोमनाथ भी प्रमुखता से जाता है। ऐसे में आज की जो भव्यता रही, आज का जो कार्यक्रम रहा, उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा और भी ज्यादा नित्यानंद बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये आज जो ऐतिहासिक पहल की गई है, दोनों ज्योतिर्लिंगों को आपस में जोड़ा गया है, इससे कहीं ना कहीं तो श्रद्धालुओं में इजाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में थे, उन्होंने लाइव डिजिटल तरीके से बाबा का दर्शन किया, उनके मन में कहीं ना कहीं उत्साह किया। हमने लोगों से बात भी की, उस दौरान भी लोगों ने जिक्र किया कि अब जल्द से जल्द वो बाबा सोमनाथ का दर्शन पूजन करने जाएंगे। और उसी तरीके से जो सोमनाथ में दर्शनार्थी थे, उनका भी कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ के प्रति जो दर्शन का जो उनका मन होगा वो बना होगा, बहुत जल्द ही देखा जाएगा। दोनों जगह से जो श्रद्धालु है उनके आदान प्रदान की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इजाफा देखने को मिलेगा। जी, बहुत धन्यवाद नित्यानंद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। आपको याद होगा
जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। और अब एक और खबर आपको बताते हैं। खबर मध्य प्रदेश से आई है, जहां पर आईएसआई की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली का मंदिर मिलिट्री कैंप दहलाने की साजिश इनकी तरफ से रची जा रही थी। पाकिस्तान भेजी इन्होंने तस्वीरें और बेहद खतरनाक प्लान इनकी तरफ से बनाया गया था। मध्य प्रदेश में आईएसआई से जुड़े एक बड़े मॉड्यूल की साजिश का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान टीकमगढ़ जिले के नौगवा निवासी अनमोल राय और ग्वालियर जिले के डबरा निवासी राजवीर और विवेक बंजारा के रूप में हुई। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। एजेंसियां लगातार नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं। सूत्र ये कहते हैं कि आरोपी दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली सोनीपत हाईवे पर स्थित एक ढाबे और हरियाणा के सैन्य कैंप को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। बताया गया कि आरोपियों के पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध संपर्क सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए तीनों को उनके गांव से गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और ये पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इनके नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से भी पहले ऐसी ही गिरफ्तारी हुई थी, जहां तमाम बड़े मॉन्यूमेंट्स और मंदिरों को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। आईएसआई से ही जुड़ा हुआ वो व्यक्ति बताया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या अपडेट है? और ये पहले भी दिल्ली में हुआ था, दिल्ली से क्या इसके तार लिंक होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, करीब 4-5 दिन पहले, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो ऑपरेशन गैंगस्टर चलाया था, जिसमें कई जो गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया था। इसमें शहजाद भट्टी के भी 9 लोग गिरफ्तार हुए थे, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के रहने वाले थे। इन्हीं 9 लोगों से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर और टीकमगढ़ के 2 लोगों को, राजवीर और अनमोल को के साथ इनके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। बात की जाए इन लोगों की, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक जो पहले शहजाद भट्टी के जो 9 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनसे पूछताछ के आधार पर इनका टिप ऑफ मिला था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। जहां तक इन तीनों लोगों की बात है, तो इन तीनों लोगों के निशाने पर धार्मिक स्थल, जो सैन्य जो ठिकाने थे वो थे। इसके अलावा जहां पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है, वो इलाके, वो जगह इनके सबसे ज़्यादा थी। और दिल्ली सोनीपत का एक बहुत बड़ा नामी जो ढाबा था, वो इनके निशाने पर था, जहां पर रोज़ाना हज़ारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अगर बात माने, तो इनसे पूछताछ के बाद ये भी पता चला है कि इन लोगों ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों के तस्वीरें, जानकारियां, बल्कि मंदिर पर कई जो ऐतिहासिक मंदिर और पर्यटन स्थलों की भी जो जानकारियां और जो फोटोज हैं, वो पाकिस्तान की आईएसआई को भेजी थी। और ये एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के तौर पर जो है वो माफ कीजिएगा, एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की ये लोग। ठीक है, आपका रुख एक बार फिर से करते हैं। खबर क्या है वो फिर से एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। जानकारी ये मिली है कि 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर ये आरोप लगे हैं कि ये
देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। मध्य प्रदेश से अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। टीकमगढ़ जिले से, इसके साथ साथ ग्वालियर जिले और से गिरफ्तारियां इनकी हुई हैं। और पिछले दिनों भी एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश से भी ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में आईएसआई से जुड़े एक बड़े मॉड्यूल की साजिश का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हुई और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सीधे मध्य प्रदेश का रुख किया। 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप लगा। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी पहचान के तौर पर बताया गया कि एक व्यक्ति टीकमगढ़ जिले के नौगवा से है, जिसका नाम अनमोल राय है। ग्वालियर जिले के डबरा से राजवीर और विवेक बंजारा को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप भी मचा है और एजेंसियां लगातार नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं। सूत्र ये दावा करते हैं कि आरोपी दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर और दिल्ली सोनीपत हाईवे पर स्थित एक ढाबे, इसके साथ ही हरियाणा के सैन्य कैंप को निशाना बनाने की तैयारी में थे। जी रजनीश, आगे का अपडेट। देखिए, इनके निशाने पर जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली और सोनीपत का एक नामी जो ढाबा था वो इनके निशाने पर, इनके अलावा सैन्य ठिकाने जो हरियाणा में सोनीपत में जो सैन्य जो है वो कैंप्स हैं, वो वहां की उन्होंने फोटोज और जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान आईएसआई को भेजी थी। ये भी जो स्पेशल सेल के सोर्सेज की अगर बात मानी जाए तो उनके मुताबिक इन लोगों को टारगेट दिया गया था बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने को लेकर इनको निर्देश मिले थे, लेकिन उससे पहले ही इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस इसकी स्पेशल सेल अब ना सिर्फ शहजाद भट्टी के जो 9 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे उनसे, बल्कि इन तीनों लोगों से भी तक जो अगर टोटल किया जाए तो 12 लोगों से, 3 लोग अब गिरफ्तार हुए, 9 लोग पहले गिरफ्तार हुए, तो 12 लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि इन 12 ही लोगों का जो संबंध है वो सीधे तौर पर आईएसआई के साथ है। अब इन 12 लोगों से पूछताछ के बाद ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्या कार्रवाई करती है। क्या इन 12 लोगों के अलावा और भी आईएसआई के ऐसे स्लीपर सेल भारत में मौजूद है जो भारत की जो सहिष्णुता और जो अस्थिरता को नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश कर रहे होंगे। फिलहाल कुछ समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इन लोगों के और भी साथी क्या भारत में मौजूद हैं या नहीं। अभी आगे जांच जरूर की जा रही है, लेकिन जैसा आपने बताया कि दिल्ली में जो गिरफ्तारियां हुई थी उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद कुछ संपर्क साधने का प्रयास किया गया, उनके जो तार हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ते हुए नजर आए। ऐसे में इन युवकों के पास आखिरकार ये पूरी जानकारी कैसे आई कि वो मंदिर को दहलाएंगे, इसके साथ साथ जो सैन्य कैंप है उनको दहलाएंगे, तो इन्हें आखिरकार ये हैंडलर किसके हैं, किसकी तरफ से ये तमाम जानकारियां साझा की जा रही थी और किसे ये जानकारियां भेज रहे थे, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके हाथ लगी है? देखिए, 9 लोग जो पहले शहजाद भट्टी के गिरफ्तार हुए थे, शहजाद भट्टी सीधे तौर पे आईएसआई के लिए काम करता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ वो 9 लोग शहजाद भट्टी के लोग थे, बल्कि आईएसआई के इशारे पर वो लोग काम कर रहे थे। ऐसे में इन तीनों लोगों को, जैसा आपने पूछा कि जो मंदिर निशाने पर थे या फिर धार्मिक स्थल निशाने पर या फिर सैन्य जो ठिकाने थे या सैन्य कैंप जो निशाने पर थे, वो इनके निशाने पर क्यों थे? क्योंकि इनको वहां से ऑर्डर दिया गया था कि इस तरीके की वारदातों को अंजाम देना होगा। आपको याद होगा कि जो 9 लोग गिरफ्तार हुए थे उन लोगों को भी टारगेट दिया गया था कि वो सिक्योरिटी पर्सनल्स जो पुलिस अधिकारी हैं उनको गोली मारेंगे, उनको निशाना बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनसे पूछताछ हुई तब इन 3 लोगों के बारे में जानकारी मिली कि एक और 3 लोग हैं जो आईएसआई के हैंडलर हैं, या ये कहा जाए आईएसआई के स्लीपर सेल के तौर पर भारत में जो है वो काम कर रहे थे और भारत में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की लेकिन अब ये लोग पकड़े गए हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत धन्यवाद रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नितेश राणे के विवादित बयान की, जिसने सब कहीं तहलका मचा करके रखा है। दरअसल एआईएमआईएम को आतंकी संगठन नितेश राणे की तरफ से बताया गया है। ओवैसी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी गई है और एआईएमआईएम को बैन करने की मांग तक उनकी तरफ से उठा दी गई है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया है जिससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। बीजेपी के नेता और मंत्री नितेश राणे ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को आतंकवादी संगठन करार दिया। इतना ही नहीं, विवादित बयान देते हुए उन्होंने ओवैसी की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से तक कर दी है। नितेश राणे ने मीडिया के सामने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम एक आतंकवादी संगठन है। ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कुछ भी फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही ओवैसी एआईएमआईएम के माध्यम से कर रहा है। इतना ही नहीं, नितेश राणे ने आगे कहा, ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुनकर आने के बाद किया है? सिर्फ जिहाद करते हैं।
उनके शपथ पत्र में सिर्फ एक बात लिखी है कि जिहाद करेंगे, उनका काम ही है और कुछ नहीं आता। जैसे पीएफआई को बैन किया गया, अलकायदा को बैन किया गया, वैसे एआईएमआईएम को भी बैन किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके पहले भी वो लगातार ओवैसी पर हमला करते रहे हैं। मई 2026 ओवैसी और एआईएमआईएम पर हमला उन्होंने किया। एआईएमआईएम को आतंकवादी संगठन अब वो करार दे रहे हैं और ओसामा बिन लादेन से उनकी तुलना भी कर रहे हैं। इसके पहले फरवरी अप्रैल 2026 में मदरसों को लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि मदरसा आतंकवादियों का अड्डा होते हैं। मदरसों को बंद करने की मांग उनकी तरफ से उठाई गई। अप्रैल 2026 में उन्होंने जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हुआ था उसे लेकर के कहा कि हिंदुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, हिंदुओं को नौकरी में प्राथमिकता मिले और कॉर्पोरेट सेक्टर से जिहादी बाहर हो जाए। और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही ये ओवैसी अभी एएम के माध्यम से कर रहे हैं। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया है? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे। बाकी क्या होता है उनको काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको जैसे हमने पीएफआई को बैन किया है, अलकायदा, वैसे एआईएम को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नीतीश राणे भी अपने काम से ज्यादा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं आशीष, और वो यही कह रहे हैं कि आखिरकार उनकी प्राथमिकता क्या है, जिहाद करना। अब वो ये जो बड़ी बड़ी मांगे उठा रहे हैं उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही होंगी। एआईएमआईएम कैसा रुख रख रही है? बिल्कुल, आप प्रतिक्रियाओं पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझना हो जाता है कि नीतीश राणे का जो विवादित बयान है वो अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि वो लगातार इस तरह के बयान देकर अगर आपको याद हो जब मुंबई में बीएमसी चुनाव हो रहे थे और उस दौरान भी नीतीश राणे जो लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे थे, खासकर एक विशेष समुदाय के खिलाफ, उसके बाद से वो हाईलाइटेड होते चले गए। और ओवैसी और नीतीश राणे और या फिर एआईएमआईएम को लेकर नीतीश राणे का क्या रुख रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। इस बयान के आने के बाद जो है सियासी गलियारों में हलचल मच गई, तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और इसमें वारिस पठान की एंट्री जो है वो देखने को मिलती है। वारिस पठान ने साफ तौर से सवाल उठा दिया और कह दिया कि नीतीश राणे कौन होते हैं ये सब बोलने वाले, वो अगर मंत्री पद पर है उन्हें तो उस पद से हटा देना चाहिए। इस तरह के बयान नीतीश राणे को नहीं देना चाहिए। वारिस पठान की तरफ से ये प्रतिक्रिया जो है फिलहाल के लिए भी जो देखने को मिली वो सामने आई है। लेकिन मदरसों को लेकर बयान हो या फिर जिहाद को लेकर बयान हो, ये बयान दे क्यों रहे ये भी समझना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। मीनाक्षी, आपको याद हो कि जो एक अभी कांड हुआ और उसको लेकर तमाम चीजें जब की गई, उसके बाद से तहकीकात जब की गई तो एक एंगल निकलकर सामने कि एक महिला विशेष के जरिए धर्मांतरण का रैकेट जो है वो किया जा रहा था, एक कॉर्पोरेट ऑफिस की अगर जो हम बात कर रहे हैं वहां पर। उसके बाद से वो उस महिला को लेकर खोजबीन शुरू होती है, वो महिला मिलती नहीं और फिर बाद में पता चलता है कि जहां पर वो महिला मिल रही है वो उसका कनेक्शन एआईएमआईएम से है। और इस वजह से ये बयान जो है निकलकर सामने आता है जिसमें नीतीश राणे ये साफ तौर से कह रहे हैं कि ओवैसी हो या और लादेन हो, उनमें कोई फर्क नहीं है। उसी तरह की मानसिकता है, उसी तरह की सोच है, जिहादी सोच है। और उनके मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया, जो चुनाव के दौरान जो एआईएमआईएम ने मैनिफेस्टो अपना निकाला था उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए कि उसमें भी जिहाद का जिक्र है। यानी घुमा फिराकर नीतीश राणे जो है एक टक, एक जरिए और एक मुश्त जवाब जो दे रहे हैं वो अब नीतीश राणे को देखा जाए या असदुद्दीन ओवैसी को देखा जाए, दोनों का इतिहास बहुत ज्यादा कुछ अलग नजर नहीं आता है। दोनों ही बयानों के वीर माने जाते हैं। एक हिंदू विरोधी बयान देते हैं, एक मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि नीतीश राणे की तरफ से एक बयान दिया गया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कल इसी तरीके से हिंदू देवी देवताओं को लेकर के बहुत सारे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने भी बहुत सारे शब्दों को कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई थी। ऐसा तो नहीं है कि ये वही क्रिया की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक बयान का एक पलटवार देखने को मिलता है। एआईएमआईएम का हम जिक्र कर रहे हैं, ओवैसी का आपने जो जिक्र किया, ये बात सच है कि लगातार असदुद्दीन ओवैसी हो या एआईएमआईएम का जो हम जिक्र करें, उनके तरफ के नेताओं की वजह तरफ से जो बयान दिए जाते हैं। मुंबई में भी जब इस तरह के बयान जो नवनिर्वाचित अभी जो उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने भी कहा था कि पूरे सड़क को जो है हरे रंग से रंग दिया जाएगा। तो इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश होती है। और उसके बाद से ओवैसी साहब ने भी हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो बयान दिया, फिर माहौल जो है गर्मा जाता है। उसके बाद से नीतीश राणे जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे तो उस दौरान वो भी इसी तरह से बयान देते हुए नजर आते। तो जाहिर सी बात है कि एक बयान का पलटवार जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन उसकी सीमाएं होनी चाहिए। आप कहां तक बोलते हैं, कहां तक आपको बोलना है, इसको जरूर सोचना चाहिए। राजनीति में बयान वीरों की कमी नहीं है।
और खासकर अगर नामों की लिस्ट और फहरिस्त तैयार की जाए तो उसमें सबसे टॉप पर अगर कोई होगा तो जाहिर सी बात है ओवैसी साहब होंगे और उसके बाद से फिर बाकी नाम निकलकर सामने आते हैं। लेकिन नीतीश राणे ने जो बयान दिया है उसके बाद से आप हर जगह से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि मंत्री पद पर बैठे हुए भी इस तरह के बयान कहां तक जायज है। मीनाक्षी, तो ये कहीं रेस तो नहीं शुरू हो गई है कि कौन सबसे बड़ा बयानवीर? कह सकते हैं कि अपने अपने वोट बैंक को साधना हो या अपने अपने लोगों को खुश करना हो, उसको लेकर इस तरह के बयान जो दिए जा सकते हैं ताकि जो उनसे एक विशेष समुदाय का, धर्म विशेष समुदाय का अगर मैं कहूं और इसको डिफरेंशिएट करूं, पार्टियां जिस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के बयान भी देती हुई नजर आती हैं। लेकिन नीतीश राणे का विवादित बयान कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं, जिहाद को लेकर बयान दे चुके हैं। लेकिन एक तरफ ये भी सच है मीनाक्षी की धर्मांतरण रैकेट हो या धर्मांतरण का जो खुला गेम चल रहा है, ना सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, इन जगह पर इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। और ये एक टीज की तरह नीतीश राणे जो एक हिंदुवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो एक टीज की तरह अपने साथ रखते हैं और इस वजह से वो इस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जिहादी मानसिकता का जो है इलाज होना चाहिए, साथ ही साथ जो जिहाद कर रहे हैं उनको लेकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी वजह से ये बयान जो है देखने को मिला है जिसमें आप सोचिए कि ओसामा बिन लादेन कौन था, कोई आम आदमी तो था नहीं, वो इतना बड़ा आतंकी था जिस जो मर चुका है। तमाम संगठन ISI का जिक्र किया गया। किसी की भी कोई भी तुलना नहीं हो सकती है। बहुत धन्यवाद आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।